दोस्तों, भारतीय वायुसेना आज एक बहुत ही अहम फैसले के सामने खड़ी है। आप जानते ही होंगे कि वायुसेना के पास लगभग 50 मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं। ये वही विमान हैं जो 1980 के दशक से हमारी एयर पावर की रीढ़ माने जाते हैं। करगिल युद्ध में टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटियों पर लेजर गाइडेड बम से सटीक हमले हों या 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, हर बार मिराज 2000 ने अपनी ताकत साबित की है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन विमानों का भविष्य क्या होगा। दरअसल मिराज 2000 बनाने वाली कंपनी डसॉ एविएशन अब इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनकी कोशिश है कि भारत जैसे देश अब राफेल जैसे नए प्लेटफॉर्म पर जाएं। लेकिन वायुसेना की असली समस्या यह है कि उसके पास आज सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 की है। यानी पहले से ही 11 स्क्वाड्रन की कमी है। अगर ऐसे में 3 स्क्वाड्रन के मिराज 2000 को भी रिटायर कर दिया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तो क्या ये बूढ़े हो चुके जेट्स अब काम के नहीं रहे? जवाब है बिल्कुल काम के हैं। अगर इन्हें सही तरीके से अपग्रेड किया जाए तो ये अगले 10 साल तक बड़ी मजबूती से भारत की वायुसेना की ताकत बने रह सकते हैं। और ये रास्ता है स्वदेशी अपग्रेड। अब जरा समझते हैं कि ये अपग्रेड कैसे हो सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई अस्त्र MK1 की रेंज लगभग 150 किलोमीटर और अस्त्र MK2 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसकी तुलना करें मिका NG मिसाइल से, जिसकी रेंज केवल 100 से 120 किलोमीटर है और जिसकी कीमत लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल है। वहीं अस्त्र आधे दाम में दुगनी क्षमता देता है। इसे पहले ही Su-30 और तेजस पर लगाया जा चुका है। अगर मिराज 2000 पर भी यह फिट हो गया तो वायुसेना को विदेशी महंगे हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है रडार। मिराज का मौजूदा RDY2 रडार अब पुराना हो चुका है। इसमें मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और लंबी दूरी की क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ काम आ सकता है डीआरडीओ का विकसित किया हुआ उत्तम AESA रडार। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और यह जामिंग से भी बचा सकता है। अगर इसे मिराज में फिट किया गया तो इन विमानों की जान ही बदल जाएगी। हाँ, एवियोनिक्स में बदलाव करना होगा, लेकिन HAL के पास इतना अनुभव है कि यह काम हो सकता है। अगर यह मुश्किल लगे तो एक और विकल्प है फ्रांस से सोर्स कोड लेना। इससे भारत खुद अपग्रेड कर सकता है और अपने हथियारों व मिसाइलों को मिराज 2000 में इंटीग्रेट कर सकता है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की। आज के दौर में बिना आधुनिक जैमिंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर के कोई भी विमान ज्यादा देर तक युद्ध में टिक नहीं सकता। डीआरडीओ ने अपने सिस्टम तैयार कर लिए हैं जिन्हें मिराज 2000 में लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नया ग्लास कॉकपिट, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और भारत का ओपन डेटा लिंक इन विमानों को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बना देगा। सबसे खास बात यह है कि इन सभी अपग्रेड पर खर्चा लगभग 500 से 700 मिलियन डॉलर आएगा। अब इसकी तुलना कीजिए नए 114 राफेल खरीदने की लागत से, जो करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो साफ है कि मिराज को अपग्रेड करना कहीं ज्यादा समझदारी भरा कदम है। इससे ये विमान 2035 तक काम कर सकते हैं। दोस्तों, मिराज 2000 का असली कमाल है इसका डेल्टा विंग डिजाइन और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन क्षमता। यही वजह है कि यह विमान हिमालयी इलाकों में, जहां हवा पतली होती है और परिस्थितियां कठिन, वहां भी शानदार प्रदर्शन करता है। यही कारण था कि करगिल में और बाद में बालाकोट में इसे चुना गया। अगर आज भारत मिराज 2000 को रिटायर कर देता है तो 3 स्क्वाड्रन कम हो जाएंगे। चीन अपने J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 ले रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए ये बहुत खतरनाक कदम होगा। उल्टा अगर इन मिराज विमानों को देशी तकनीक से नया जीवन दिया जाए तो यह न सिर्फ वायुसेना की ताकत बनाए रखेगा, बल्कि आने वाले समय में तेजस, MK2 और एमका जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को भी समय मिल जाएगा। यानी साफ है कि मिराज 2000 अभी भी हमारी एयर पावर का अहम हिस्सा बन सकता है। बस शर्त यह है कि भारत तेजी से और आत्मनिर्भर तरीके से इनका अपग्रेड शुरू करे। तभी आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना आसमान पर अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी।